ओ ओ ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़िए, दोनों हथेली को घर्षण कीजिए, फेस पे लगाएं, हथेली के अंदर ही आंखों को बंद कीजिए, खोलिए। सभी को प्रणाम फिर से। सभी का स्वागत है हठ पर दीपिका के इस व्याख्यान माला में। चलिए ठीक है, आप पहले ये बता दीजिए कि अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसमें कोई कंफ्यूजन है या नहीं है, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। किनका फर्स्ट लेक्चर है आज? मेरा सौभाग्यश्री स्कूटी वाला। क्या फर्स्ट? भाग्यश्री, वीडियो ऑन कीजिए। कौन है? अच्छा, नहीं, आज से ही स्टार्ट है, ग्रुप में आई थी। ठीक है, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। वैसे रिवीजन करवा दिया है मैंने, जो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। इस क्वेश्चन आंसर से रिवीजन भी हो गया है, और जिनका फर्स्ट है वो रिकॉर्डेड वीडियो भी आप यूट्यूब पे जाके सुन लीजिए। चलिए अब लास्ट में पूछ लीजिएगा अदिति जी, ठीक है? लास्ट में पूछ लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेशन के एंड में जो भी क्वेश्चन है आप पूछ लेना। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है? यस सर। एक बार बता देंगे। हम लोग 13 तक देख चुके थे, 13 से हम आगे बढ़ेंगे 14 में। आज कुछ श्लोक हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद करनी ही पड़ेगी। श्लोक भी याद करना है। लास्ट जो भी हमने देखा है वो सारे इम्पोर्टेंट थे, जो 33 गुरुओं के नाम हो गया, स्थान कैसा होना चाहिए, योग मठ के लक्षण क्या है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, आज कुछ श्लोक हैं जो इम्पोर्टेंट होगा। हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट रहेगा, उसको आप मार्क करते जाइएगा। जो मैं कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट है वो आप उसको मार्क करते जाएंगे। 14 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, कह रहा है कि एवं विधे मठे स्थित्वा सर्व चिंता विवर्जिता गुरूपदिष्ट मार्गेन योगमेव सदा अभ्यसित। कह रहा है कि आपकी जो कुटिया है, ठीक है, उस कुटिया में स्थित होकर साधक को, उस कुटिया में जो अपने लक्षण देखा, कुटिया कहाँ होनी चाहिए, उसके बाद कह रहा है कि जो साधक उस कुटिया में बैठकर अभ्यास करेगा, वो कैसे अभ्यास करेगा कि सर्व चिंता विवर्जिता, कि सारे ही चिंताओं से मुक्त होकर, सारे ही विषयों से मुक्त होकर अभ्यास करना है। किसके उपदेश में? गुरु के उपदेश में, गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पे चलकर योग का सदा अभ्यास करना है। ओके जी। अब आता है 15 नंबर, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ओके, अत्याहार प्रयाय अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर् योगो विन्यसति। अब कह रहा है कि षड्भिर् योगो विन्यसति, यहाँ पे अगर एग्जाम में बाधक तत्व नहीं देता है तो भी कोई बात नहीं है, आपको ध्यान में रखना है कि ये बाधक तत्व विन्यसति वर्ड आ गया कि योग में जो आपके योग साधना में जो अवरुद्ध उत्पन्न करे, है ना, बाधक उत्पन्न करे, वो कितने बताए? 6 बताया गया। और कौन कौन सा है? तो अत्याहार मतलब एक्सेस भोजन, अधिक भोजन लेना, प्रयासश्च अधिक परिश्रम करना,
अपन जो योगाभ्यास करते हैं ना, कभी कभी हम एक्सेस कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, मसल्स हमारा ब्रेक होता है ना, बोन कई बार खिंच जाती है, मसल्स खिंच जाती हैं, तो वो मना कहा गया है कि अत्यधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रजल्पो नियमाग्रह, प्रजल्प मतलब अधिक बोलना, ठीक है, ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। नियमाग्रह, नियमों में भी नहीं बंधना है। ये सब चीजें क्या है, बाधक तत्व हैं कि आप ज्यादा भोजन ले रहे हो, अधिक प्रयास कर रहे हो, अधिक बोल रहे हो, नियमों में बंध जा रहे हो। नियमों में बंधना मतलब जैसे अभी जैसे ठंडा का मौसम है, नहीं हम तो सुबह ही स्नान करेंगे और अभ्यास करेंगे, तो फिर क्या होगा, आप बीमार पड़ जाओगे। तो मॉडिफिकेशन जरूरी है कि चलो ठीक है, गुनगुना पानी से नहा लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट स्नान कर सकते हैं, इट्स टोटली फाइन। कभी ऐसा नहीं है कि नियम में हम बंध जाए। बुखार लगा हुआ है, नहीं हमें तो योगाभ्यास करना ही, कोल्ड कफ है, नहीं हमें करना ही है, नहीं, तो फिर क्या है, वो साधना आपका सफल नहीं होगा, सिद्धि आपको नहीं मिलेगी फिर। तो इसीलिए नियमों में नहीं बंधना है, जो नियमों में बंधेगा उसकी साधना सिद्ध नहीं होगी। जनसंघ मतलब अधिक लोगों के संपर्क में रहोगे तो क्या होगा, ज्यादा ही विषय आप ग्रहण करते हो, ज्यादा ही विषय लोगों के संपर्क में रहोगे तो वो भी बाधक है। लौल्यम, लौल्यम मतलब होता है चंचलता, मन की चंचलता से है। अगर आपका मन चंचल है, अभी हम अभ्यास कर रहे हैं बट ध्यान हमारा कहाँ है, किचन में है, और आप क्या खाना है, क्या बनाना है ना, कहीं और ध्यान है, तो मन भटक रहा है, तो वो भी क्या है, हमारे योग साधना में बाधक है। तो ये 6 बाधक तत्व हो गया, समझ गया। पहला क्या था बताइए, अत्याहार, दूसरा क्या है, प्रयास, तीसरा क्या है, प्रजल्प, अधिक बोलना, नियमाग्रह, अधिक लोक संकल्प, लौल्यम, मन की चंचलता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपसे मैं एक ही व्यक्ति कोई बोलिएगा, बाकी आप म्यूट करके भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। चलिए, ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ये बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा साधक तत्व पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट श्लोक भी, हाँ जी, ये नेक्स्ट श्लोक भी, वो भी स्टार मार्क आप कर लोगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, 16 नंबर का स्टार। उत्साहात साहसात धैर्यात तत्वज्ञानात च निश्चयात जनसंग परित्यागात षड्भिर्योग प्रसिद्ध्यति। वहां क्या था, विन्यसति, यहाँ क्या है, प्रसिद्ध्यति। अगर यहाँ पे एग्जाम में साधक तत्व ना देकर प्रसिद्ध्यति दे दे तो भी आप यही आंसर करके आए, है ना, ये वर्ड ध्यान में रखना है। नहीं सर ने तो बताया था साधक बाधक तत्व, यहाँ तो विन्यसति प्रसिद्ध्यति ऐसे आ गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए श्लोक को पढ़ना बहुत नितांत आवश्यक है, इसलिए श्लोक को ध्यान रख में हम पढ़ेंगे। अब पहला क्या है, उत्साह। भाई आपके अंदर उत्साह होनी चाहिए, कोई भी योग साधना कर रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं, आपके अंदर उत्साह नहीं है तो फिर आप ज्यादा देर तक आप अभ्यास नहीं कर पाओगे। साहस आपके अंदर नहीं है तो ज्यादा दूर तक आप नहीं दौड़ पाओगे। तो साहस भी होना चाहिए, उत्साह भी होना चाहिए, और पेशेंस। योगाभ्यासी को, साधक को अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा जो गुण है होना चाहिए, वो होना चाहिए धैर्य का। हम ना धैर्य खो देते हैं। आप लोग भी कई सारे यहाँ पे योगा इंस्ट्रक्टर होंगे, आपके पास भी जब कोई पेशेंट या फिर इस तरह के क्लाइंट्स आते होंगे तो कहते होंगे सर, उनके पास 10 तरह की बीमारियां हो, लेकिन वो कहेंगे सर मेरा एब्डोमेन कम करा दीजिए, बेली फैट कम करा दीजिए। एम आई राइट और रॉन्ग? उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है कि हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए। सर 1 वीक 1 मंथ हो गया सर कुछ नहीं हुआ, उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है। तो योग साधना का मतलब आपके अंदर धैर्य होनी चाहिए, आप धैर्य के साथ करो। और क्या, तत्व ज्ञान से आपको, तत्व ज्ञान का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, रियल नॉलेज। अगर आप किसी चीज की अभ्यास कर रहे हैं, अगर उसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है
तो भी आप उसमें सिद्धि प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। तो आप जैसे कि आप नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ना, सिलेबस तो पता होना चाहिए कि भाई नेट में क्या पूछता है, नहीं तो नेट आप क्वालिफाइड ही नहीं कर पाओगे। समझे कि नहीं? तो उसी को कहते हैं रियल नॉलेज, उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद निश्चय, भाई डिटर्मिनेशन चाहिए आपको कि भाई हमें ये चीज करना तो करना है, चाहे समय कितना भी लगे, तो निश्चय होना चाहिए। और जनसंग परित्याग, मतलब लोगों से दूर, उसको डिटैचमेंट भी कह सकते हो कि हमें ज्यादा लोगों से नहीं मिलना, ताकि हम कम से कम लोगों से मिले। तो क्या है ना कि जितने आप ज्यादा लोगों से मिलते हो ना, तो उतने ही विषय हम ग्रहण करते हैं। कहते हैं ना, मेनी मैन मैनी वर्ड्स, जितने तरह के लोग उतने तरह की बातें। और वो चीज हम कहाँ ग्रहण करते हैं? अपने अंदर ही तो, अंतःकरण में ही तो ग्रहण करते हैं। और फिर वो डिस्टरबेंस आता है, अरे उसने तो ये कहा, उसने तो वो कहा, ऐसा कहा वैसा कहा, मतलब 10 तरह की बातें हमारे माइंड में चलते रहती है। तो ये भी क्या है? बाधक में आता है। इसलिए कहा गया है कि आप जनसंघ परित्याग कर दो, तब जाके आपको योग में प्रसिद्धि मिलेगी। क्लियर है? ये 6: उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय, जनसंघ परित्याग, षड्भीड़ योग, मतलब 6 योग में प्रसिद्धि आपको देगा, सिद्धि देगा। ठीक है, ये आपके हो गए साधक तत्व। क्लियर है? साधक बाधक तत्व यस सर। श्लोक आप रट जाइएगा। और नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जहां स्टार कर रहा हूं समझिए, इससे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए उसको मैं स्टार कर रहा हूं। हठस्य अब यहां से ना, अब आसनों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आप जैसे पतंजलि योग सूत्र आप पढ़ रहे होंगे, या बहुत लोगों ने मास्टर किया है तो पढ़ चुके होंगे। कभी आपने गौर किया कि सर वहां तो सबसे पहले समाधि की चर्चा कर दी है ना? कभी गौर किया क्यों? समाधि, फिर साधन, फिर विभूति, फिर कैवल्य, ऐसे 4 पाद है ना? गलत तो नहीं कह रहा मैं? नो नो सर। नहीं सर। सबसे पहले समाधि की चर्चा कर दी, क्योंकि उनको तो पहले साधन, मतलब कि पहले योग से शुरू करना चाहिए था कि हाँ ये ऐसे करो, लेकिन पहले ही उन्होंने समाधि की चर्चा कर दी। फाइनल कि आपको जाना कहाँ है पहले बता दिया। अच्छा बताओ, आपको अगर कभी ऐसा सर हुआ है उन्होंने कि पहले आप लक्ष्य क्लियर किया है। क्या? सर उन्होंने पहले उद्देश्य क्लियर किया है। बिल्कुल, आपको पहले जाना कहाँ है। आपने ऐसा हुआ है कि आपने बस में चुपचाप बैठ गए बिना टिकट, मतलब डेस्टिनेशन फाइनल किए हुए कि हमें यहाँ जाना है, चुपचाप बैठ गए? पहले फाइनल आप करते हो ना कि हमें यस सर। उत्तराखंड जाना है, आपने मन में विचार ले कि हमें उत्तराखंड, तब जाके आप क्या करते हो? भाई टिकट निकालते हो, बस ट्रेन फ्लाइट जो भी है, तब जाके वो आपका क्या हो गया? साधन हो गया वहां तक पहुंचने के लिए। तो पहले आपने क्या किया? फाइनल डेस्टिनेशन आपने फिक्स करी, तब जाके आपने उसके लिए साधन, उसके लिए साइकिल से जाना है, बाइक से जाना है, व्हाटएवर, जिस जो भी से जाना है, वो साधन हो गया आपका। तो वैसे ही यहाँ पे भी बता दिया है सबसे पहले स्वात्मा राम जी ने कि भाई आप आसन करोगे तो आसन का लाभ क्या है, तो बेनिफिट उन्होंने पहले बता दिया। तो कह रहा है कि हठस्य प्रथम प्रथम गत्वा आसनम पूर्व मुच्यते, सबसे पहले हठ का पहला जो अंग बताया उन्होंने, आसन बता दिया। कुर्यात आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च लाघवम। ये जो आसन करते हैं, आसन से क्या लाभ बता दिया कि स्थिरता आएगी, आरोग्यता आएगी, और क्या आएगी? लाघवम, मतलब शरीर हल्का होगा। ठीक है, तो ये 3 लाभ बता दिया। आसन, सॉरी, आसन के लाभ बता दिए, क्या? स्थिरता, आरोग्यता, और हल्का। हल्का। हल्कापन। लाघवम। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाभ आप याद कर लीजिएगा श्लोक। हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वशिष्ठाद्य
वसिष्ठाद्यश्च मुनिभिर्मश्चेन्द्राद्यश्च योगिभिः अंगीकृत्वान्यासनानि कथ्यन्ते कानिश्चिन्मया। कह रहा है कि वशिष्ठ आदि मुनि हुए हैं या मत्स्येंद्र आदि जो नाथ संप्रदाय के जो मुनि हुए हैं, योगी हुए हैं, उन सब से उन्होंने ही आसनों का ये निरूपण किया है। मतलब उन्होंने ही चाहे वशिष्ठ आदि जो मुनि हुए, मत्स्येंद्र आदि जो योगी हुए हैं, उनके द्वारा ही अलंकृत किया हुआ ये आसन जो है कहा गया है। ठीक है, इसमें स्वामी स्वात्माराम कुछ अपने तरफ से ऐड नहीं कर रहा है। उनके द्वारा जो दिया गया आसन, उन्हीं का निरूपण स्वामी स्वात्माराम जी कर रहे हैं। इसका मतलब ये। अब यहां से होता है हमारा आसन। देखो, अब मैं इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूं कि टोटल कितने आसन है, ये बताओ पहले हमें। 15। 15। लेकिन इसमें 15। सारे इंपोर्टेंट आपको एग्जाम में नहीं है। 1 to 7, 1 से लेके 7 तक की जो भी आसन दिए गए हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ विधि बताया गया है। देखिए, ये 100% ये नहीं कहता हूं कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, आप उसके लिए तैयार रहिए और मैं पढ़ाऊंगा भी। लेकिन मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि लाभ से जो भी आसन हो या चाहे प्राणायाम हो या कुछ भी हो, लाभ से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो 1 to 7 लाभ नहीं दिया गया है। मत्स्येंद्र आसन से मतलब 8वां आसन से लेकर 15 तक वहां पे लाभ दिया गया है। तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ विधि बताई गई है, तो हम सिर्फ विधि जानेंगे और सेशन के एंड में मैं आपको पिक्चर के साथ भी समझा दूंगा कि इसके कैसे लगते हैं आसन। ठीक है, चलिए, तो स्वस्तिक आसन सबसे पहला आसन है हमारा स्वस्तिक आसन। तो स्वस्तिक आसन कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे ना हम एक एक चीजों के श्लोक के अर्थ आपको बता रहा हूं। वो आपके अन्य हठ योगी ग्रंथ जैसे कि घृंट संहिता में भी ये काम आएगा आपको और आगे भी काम आएगा। तो एक एक वर्ड आप समझ लीजिए कि क्या इसके अर्थ होते हैं। तो जानु उरु अंतरे सम्यक कृत्वा पाद तले उभे ऋजुकाय समासीना स्वस्तिकम तत् प्रक्षते। कह रहा है कि जानू उरु, जानू का मतलब क्या होता है, नी, घुटना। वो जानू नहीं जो आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलते हैं ना, वो वाली नहीं। ठीक है, आप लोग वो मतलब मत लगाना जोक सपाट। तो जानू हो गया वो घुटना, उरु मतलब होता है जंघा। उसके अंदर में घुटने और जंघा के मध्य में सम्यक कृत्वा पाद तले उभे, पैर के को अंदर मतलब अंदर की तरफ पैर के तो तलवा है ना, उसमें फंसाना है। जैसे कि आप इमेजिन करो कि हमारे जो घुटने का जो पीछे का जो भाग होता है, उसमें क्या करना है, दूसरे बाएं पैर के घुटने के बीच दाएं पैर के पंजों को रखना। समझ में आया, बीच में उसको फंसाना है। इमेज कर आपको मैं दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। जस्ट इमेजिन कि जानू और जंघा के मध्य में पाद तले हुए पैर के तलवों को उसको फंसाना है अंदर की तरफ। वो भी मतलब दोनों ही पैर के एक दूसरे के पास क्रॉस करना है। रिजु काय मतलब सीधा होकर, शरीर को सीधा। रिजु काय मतलब पूरे शरीर को, काय मतलब होता है शरीर, समासीना मतलब पूरे शरीर को सीधा होकर बैठना है। स्वस्तिकम तत्पर, इसी को हम क्या कहते हैं, स्वस्तिक आसन कहते हैं। क्लियर है, आपके पास अगर बुक हो तो सबसे पीछे जाकर आप देख सकते हैं। समझ में आया, इमेजिन करना। इसका इमेज जो है ना बुक के अंत में दिया हुआ है, तो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। ठीक है, या फिर कल मैं सबसे पहले वही दिखा दूंगा। आगे बढ़ूं मैं, स्वस्तिक आसन क्लियर है सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप विधि समझ लीजिए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है गौमुख आसन। देखो गौमुख आसन आप जो करते हैं, कोई तो पूछा था कि सर मतलब थ्योरी, मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में कि प्रैक्टिकल और थ्योरी बहुत डिफरेंस है। आप जैसे कैसे, देखो गौमुख आसन में यहाँ पे ना हाथ की स्थिति नहीं बताई गई है, सिर्फ पैर की स्थिति बताई गई है। और एग्जाम में हाथ की स्थिति कभी नहीं पूछेगा, जो श्लोक में है श्लोक के रेफरेंस पे ही ध्यान में रखकर एग्जामिनर जो है क्वेश्चन सेट करता है। एक पादम थैक स्मिन विन्यास विन्यसेत उरु विन्यसेत उरुनी स्थिरम इतरस्मित स्थिता चो च उरु विरासन मितिरितम। आप इसको थोड़ा अन्वय करके तोड़ तोड़ के पढ़ोगे। एक मिनट, एक मिनट सर आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ तो सारा क्लास हेलो, क्या कह रहे हैं? आवाज ब्रेक हो रही है क्या? जी सर। हेलो, गौमुख आसन वाला श्लोक ऊपर है। सर हाँ, आप 21 श्लोक पढ़ रहे हैं, शायद ये वीरासन का है शायद। हाँ अच्छा विरासन पर, अच्छा ओके वही वही सॉरी। गौमुख आसन था। सव्य दक्षिण गुल्फम, थैंक यू। सव्य सव्य दक्षिण गुल्फम तु पृष्ठ पार्श्वे नियोजित दक्षिण अपि तथा सव्यम गोमुखम गोमुखाकृति। 20 नंबर का है। कह रहा है कि सव्य दक्षिण गुल्फ, गुल्फ का मतलब होता है एरी, दक्षिण मतलब दाया पैर के एरी को, तू पृष्ठ पार्श्व नियोजित मतलब पृष्ठ मतलब होता है बगल में, पार्श्व दृष्टि कहते हैं ना कि बगल में देखो, मतलब पार्श्व दृष्टि। तो कह रहा है कि बगल में पीछे की तरफ, पृष्ठ पार्श्व मतलब पीछे की तरफ बगल में रखना है। दक्षिणे अपि तथा सव्यम गोमुख, और दूसरे पैर को भी उसी तरह से क्रॉस करना है, जैसे कि एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर आ जाए। दाएं पैर के एड़ी को बाईं तरफ रखना, मैं बाईं बाहर की तरफ जंघा की तरफ, और दाएं पैर की बाईं तरफ रखना, एक दूसरे के उल्टा रखना है, इसलिए कहा है तथा सव्यम मतलब एक दूसरे का अपोजिट रखना है। और कैसे आकृति बनेगी? गौमुख की आकृति बनेगी। दिस इज द गौमुख आसन। हाथ का पोजीशन नहीं दिया गया है, आप जब बुक देखोगे तो वहां पे हाथ को घुटने पे रखा है। और आप लोग कैसे करते हैं? हाथ को ऊपर ले जाकर पीछे की तरफ, और फिर दूसरे हाथ को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाकर फिंगर्स को इंटरलॉक करते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई वर्णन नहीं है। ओके, वीरासन बढ़ते हैं। 21 नंबर क्लियर है? गौमुखासन, गौमुखासन क्लियर है? जी सर। यस सर। ठीक, ओके। वीरासन पे आते हैं। देखो वीरासन करेंगे तो वीरासन आप देखोगे बाकी के हठ योग ग्रंथ में कि एक तो वज्रासन के जैसा पैर रहता है और एक पैर मुड़ा हुआ ऊपर की तरफ रहता है, और एक हाथ हमारे चिन्ह पे रहता है ना, जो लोगों ने पढ़ा होगा। बट जी वह सर। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे वीरासन थोड़ा सा अलग है कि एकम पादम स्थितस्मिन् विन्यसेत उरूनि स्थिरम इतर स्मित तथा चो उरु विरासन मितिरितम। कह रहा है कि एक पांव के दूसरी जगह पे, मतलब ये कैसे कहा गया है? अर्ध पद्मासन की स्थिति। इमेजिन करो अर्ध पद्मासन हो गया, इमेजिन अर्ध पद्मासन, यही है वीरासन। यहाँ पे एक पैर की पांव को दूसरे पैर पे जंघा, उरु मतलब होता है जंघा पे रखना है, ठीक है, बस एक पैर के, और दूसरे पैर को नीचे रखना है, तो अर्ध पद्मासन यहाँ पे है वीरासन की स्थिति। अब आता है कुर्मासन। सर आप जो करते हो कुर्मासन प्रैक्टिकली, और यहाँ जो है वो अलग है। गुदम निरुद्ध्य गुल, हाँ जी, हाँ जी बोलिए, हेलो बोलिए।
से जो पीछे आप पूछ इमेज लेना दिया लास्ट में गया है ना, उसमें पूछ लो वीरासन प्रश्न। और कुछ पूछना है, पूछिए स्वास्तिकासन जल्दी। नहीं, वो अलग है। स्वस्तिकासन में क्या था स्वास्तिकासन कि और दोनों वीरासन का इमेज ना सेम दे रखा है पीछे बुक में। अलग है। देखो उसमें क्या है कि एक वीरासन में क्या है डिफरेंस, कि एक पैर को रखना है दूसरी जगह, अर्ध पद्मासन। और स्वस्तिकासन में क्या है कि दोनों एक तो पैर ऊपर से जाकर घुटने के बीच में लगेगा और एक पैर नीचे से जाकर दूसरे पैर के जंघा और घुटने के बीच में जंघा में लगेगा। आएगा। फंसता है, दोनों घुटनों के बीच में आपका तलवा फंसेगा। और यहाँ पे वैसा नहीं है, अलग है। वो ठीक सिंपल है, नीचे रहेगा, वो दिखाई देगा। ठीक है। हाँ, आपको मैं इमेज दिखा के क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अब आता है कुर्मासन। आप जो कुर्मासन करते हैं और यहाँ पे जो है वो बहुत डिफरेंट है। गुदम निरुद्ध, गुदा मतलब होता है मल, जो गुदा द्वार है ना हमारा, मल हम पास करते हैं, वो उसको कहते हैं गुदा। उसको निरुद्ध करना है। गुल्फाभ्याम मतलब एरी से, और जब भ्याम लग गया ना तो मतलब दोनों, द्विवचन हो गया, मतलब दोनों पैर की एरी से मलगुदा द्वार को निरुद्ध करना है। व्युत कर्मेण समाहित मतलब उल्टा, दोनों पंजे बाहर की तरफ, टोस बाहर की तरफ, और एरी क्या है, अंदर की तरफ होना चाहिए। जैसे आप मकर आसन करते हो ना, कैसे होता है मकर आसन में, टोस बाहर की तरफ होता है और एरी होता है अंदर की तरफ दोनों। तो वही कह रहा है कि व्युत कर्मेण समाहित, दोनों उल्टा रखना है, पंजे को बाहर की तरफ रखना है। कुर्मासन भवेत भवेद इतिदि योग विदो। अब जो योग के जानकार हैं, है ना, जो योग के जानकार हैं, उन्होंने इसको क्या कहा है, कुर्मासन का है। कुर्मासन का मतलब क्या होता है बताओ? कुर्म का मतलब क्या? कछुआ। कछुआ। कछुओं को देखा है आपने, उसके पैर कैसे रहते हैं? कछुए के पैर अंदर बाहर की रहते तरफ, हैं। नहीं मतलब अंदर रहते, लेकिन ये जो पंजे बाहर की तरफ निकले हुए हैं, गौर से देखना, उसको ना बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है पंजे दोनों, इस तरह से जी सर। बाहर की तरफ रहता है, देखना, है ना, तो वही सही है। कुर्मासन क्लियर हुआ? नहीं हुआ है? फिर से बताऊं ज्यादा क्या? क्लियर नहीं हुआ। अच्छा देखो, अच्छा ठीक है, वज्रासन में बैठा आपने, इमेजिन करो, बस मैं बोल रहा हूं, बस इमेजिन करना आपको। वज्रासन में बैठा, ठीक है, अब क्या करो, दोनों पंजों को बाहर की तरफ कर दो। ये बहुत टफ है, इतना आसान नहीं है। ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब आप करोगे ना तो मतलब बैंड बज जाएगी आपको। जी सर, टफ होता है ये वाला। यस सर, समझा। अब समझ में आया? वज्रासन में आपने बैठा, दोनों एरी को सटाया, एरी को सटाया और मलगुदा द्वार के पास रख दिया और पंजे बाहर की तरफ। क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हुआ। ठीक है, अब आता है कुक्कुट आसन। पद्मासनम तू संस्थाप्य जानु, देखो जानु उरु अंतरे करो, ये बहुत वर्ड कई जगह आपको मिलेगा। निवेश्य भूमो संस्थाप्य व्योम अस्थम, कुक्कुट आसनम। कह रहा है कि पद्मासन, पद्मासन अगर कह दे तो यहाँ पे है बद्ध पद्मासन से। ठीक है, पद्मासन कहे तो क्या समझेंगे? बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन कैसे होता है? दोनों हाथ को पीछे ले जाकर क्रॉस किया, अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के टोज को, बिग टो को पकड़ा, और फिर बाएं हाथ से दाहिने पैर के पंजों को पकड़ा। क्लियर? इसको कहते हैं पद्मासन। अब यहाँ पे कह रहा है कि पद्मासनम तू संस्थाप्य जानु उरु अंतरा। नहीं, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ आप क्या समझेंगे कि पद्मासन आपको लगाना है, पद्मासन लगाए और जानू और उरु के मतलब जंघा और घुटनों के बीच में, करो मतलब होता है दोनों हाथ, कर मतलब होता है ना हाथ, कर का मतलब होता है हाथ, करो कर दिया मतलब दोनों हाथ, तो दोनों हाथों को जंघा और घुटनों के बीच में ले जाकर
अपने दोनों हाथों को निवेश्य भूमो संस्थापन, भूमि पर स्थापित करना है, और व्योमस्थो मतलब अपने शरीर को हवा में उठाना है, आकाश में उठाना है, पृथ्वी से ऊपर उठाना है। इसी को हम कहते हैं कुक्कुट आसन, मुर्गा आसन। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उत्तान कुर्मासन। अब कह रहा है कि उत्तान कुर्मासन में क्या करेंगे? कुक्कुट आसन बंधस्थो दुर्भर्याम संबद्ध कंधराम। यहाँ पे ना जब आप इमेज देखोगे थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, तो यहाँ इस श्लोक में डिफरेंट है, पहले बता देता हूं मैं। सेते कुर्म उद्दुत्तान एतद उत्तान कुर्मकम। अब देखो क्या कह रहा है इसमें कि सबसे पहले आपको कुक्कुट आसन में आना है। कुक्कुट आसन कैसे लगाया हमने? पद्मासन में गए और दोनों हाथों को जानु और घुटनों के मध्य ले जाकर हाथ को भूमि पे रखा। ठीक है, ये कुक्कुट आसन है। तो कुक्कुट आसन में आपको जाना है और दोनों हाथों से कंधों को पकड़ना है। यहाँ पे जमीन पे नहीं रख के क्या करना है? कंधे पे पकड़ना, दोनों हाथ को कंधा पे रखना है और लेट जाना है। सेते कुर्म उत्तान मतलब कछुए के समान चित लेट जाना है। ठीक है, और दोनों हाथों को कंधे पर रखना है। आप समझ लो कि पेट ऊपर होना चाहिए, पीठ नीचे, और लेट जाना है, दोनों हाथों को कंधों पे रखना है। इसी को हम कहते हैं उत्तान कुर्मासन। ठीक है, जब आप इमेज देखोगे तो वहां पे बैठा हुआ मिलेगा, एक लड़की है जो बैठी हुई है और उसके हाथ गर्दन पे है। तो गर्दन, यहाँ पे कंधा लिखा हुआ है, कंधा पे हाथ होना चाहिए, ना कि गर्दन पे। ग्रीवा अगर रहता तो समझ में आता कि हाँ ग्रीवा है गर्दन पे, यहाँ पे है कंधा मतलब कंधे पे। तो इमेज में थोड़ा सा डिफरेंट है, श्लोक डिफरेंट है, तो श्लोक आप ध्यान में रखना। सर क्लियर लेटी है? हुई आगे स्थिति है। लेटे हुए, चित लेटना, पेट ऊपर ठीक पीठ है सर। नीचे। अब आता है धनुरासन। देखो इसमें कह रहा है कि पाद अंगुष्ठो तू पानीभ्याम। पानी का मतलब भी हाथ होता है, कर का मतलब भी हाथ, पानी का मतलब भी हाथ। वीणा पानी कहते हैं ना, वीणा पानी किसको कहते हैं? सरस्वती को, जिसके हाथ में वीणा हो। तो हाथ को। पानी, तो दोनों कह रहा है कि पाद अंगुष्ठो तू पानीभ्याम गृहीत्वा शरणावधि धनुराकर्षणम कुर्यात् धनुरासन मुच्यते। कह रहा है क्या कि पहले आपको इसे पेट के बल लेट जाइए और पाद अंगुष्ठो मतलब पैर के अंगूठों को दोनों हाथों से, पानीभ्याम दोनों हाथों से पकड़कर शरणावधि मतलब कान तक खींच कर लाना है। ठीक है, आप जब इमेज देखोगे तो वहां पे है, सर पे दिखाएगा। आपके पास बुक हो आप देख लीजिए कि सर तक लेके किया है, लेकिन सर तक नहीं है, यहाँ पे है कान तक लेके जाना है। और कैसी आकृति बनेगी? धनुष की आकृति बनेगी, बो के जैसा आर्च बनना चाहिए। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? धनुरासन कहते हैं। क्लियर है? तो हमने 25 श्लोक तक देखा। अब यहां से इंपोर्टेंट है मत्स्येंद्र आसन, इसको हम कल देखेंगे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें बताएं। सर गोमुखासन की 2 इमेज दे रखी है, उसमें हाथ की स्थिति नहीं बताई, तो हाथ की स्थिति को क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप बता रहे थे ना? नहीं है मतलब नहीं है, इस रूप में वर्णन ही नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी के? क्लियर है यहाँ तक? ये बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कि जो लाभ के साथ दिया जाएगा। तो मत्स्येंद्र आसन से वहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8 जो श्लोक हम देखेंगे ना कल, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। कल का लेक्चर मिस नहीं कीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूं आपसे? जी सर। यस यस सर एक यस। क्वेश्चन था। हाँ पूछ लीजिए, पहले आप पूछिए।
कूर्मासन में जैसे पंजे बाहर एड़ियां अंदर रहेंगी, तो बैठना एड़ियों पे है कि जमीन पे? नहीं ना, एरी पे। तभी तो मल गुदा द्वार निरुद्ध कैसे होगा? इस तरह से देखो, ऐसे हाँ। बैठेंगे तो नीचे कैसे बैठेंगे? तभी ऊपर बैठेंगे तभी तो निरुद्ध होगा ना, मलगुदा द्वार। इस तरह से रहता है, और ओके इसके सर। ऊपर बैठना है ना, दोनों के बीच में। और हाँ दीदी जी पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन वही था कि अगर ऐसा आता है क्वेश्चन कि हठ योग प्रदीपिका में कितने चैप्टर्स हैं, तो हमें 4 पे टिक करना है कि 5 पे? देखो, अगर कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन तो पूछते नहीं है। चैप्टर अगर पूछ दे तो 5 है, ठीक है। अगर जी। ऑप्शन में 5 ना मिले तो 4 मिलेगा, तो 4 टिक करके आना है। लेकिन ऑप्शन में 5 है और 4 दोनों है, तो 5 टिक करना है, ठीक है। जी। और सर मैं जो बुक है वो हठ योग प्रदीपिका की, वो बिहार पब्लिकेशंस, बिहार स्कूल ऑफ योगा की फॉलो कर रही हूँ। तो सर उसमें यम नियम भी दिए गए हैं आसन से पहले। सर वो वो इम्पोर्टेंट श्लोक है में कि नहीं नहीं होगा, है सर? श्लोक में नहीं होगा, बाहर से सर दिया श्लोक होगा। है। श्लोक में है? अच्छा, बिहार स्कूल यस सर। कोई देखो, आप पढ़ लेना, लेकिन इम्पोर्टेंट है जी। नहीं। देखो, रेफरेंस तो हम इसी को लेते हैं, ये बुक है, ओके तो सर। बेटर है कि आप इसको ज्यादा फॉलो कीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके, इसी से पूछे जाएगा, ठीक है। थैंक यू। यम नियम वैसे इसमें भी है, मुझे देखना पड़ेगा, शायद है इसमें भी, लेकिन वो बाहर है। श्लोक मतलब ऐसे कह सकते हैं ना कि अंदर नहीं। सर हाँ जी, टिप्पणी में दिया हुआ है। टिप्पणी में, हाँ वही कह रहा हूँ मैं, टिप्पणी में दिया है। वो मैं पढ़ाऊंगा आगे, आई थिंक वो अभी आया नहीं है ना। अच्छा, सर दीदी लास्ट जी टाइम वो क्वेश्चन भी बना। आदित्य जी वो बुक हिंदी में कि इंग्लिश में हठी होगी?